वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का हिंदी का जो मॉडल पेपर 9 यानी ये अंतिम मॉडल पेपर है हिंदी का। इससे पहले हमने इसके जो 8 मॉडल पेपर थे वो हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। ये आज हमारा जो हिंदी का मॉडल पेपर 9 अंतिम मॉडल पेपर होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों जो हमारा पहला सवाल है उसके अंदर हमें टोटल 15 एबेसिड पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होने वाला है। चलो एक एक करके सभी को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला है यशोगान शब्द का संधि विच्छेद है। तो बच्चों यहाँ पर यश प्लस गान यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, यानी हमें बताना है इन 4 में से कौन सा शब्द है जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण का सही अर्थ है। तो बच्चों ऊपर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से स्थानवाचक प्रत्यय कौन सा है। तो बच्चों यहाँ पर जो बीकानेरी शब्द है वो स्थानवाचक प्रत्यय का उदाहरण है। अगला है बहुव्रीहि समास का उदाहरण बताना है। तो बच्चों यहाँ पर जो पंचानन है वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। हालदार साहब के मन में कैप्टन के प्रति सम्मान क्यों था, क्योंकि बच्चों उसकी देशभक्ति के कारण। लेखिका के पिता ने रसोइये को क्या कहकर संबोधित किया था। तो बच्चों उसको भटियार खाना कहकर संबोधित किया था। किस महापुरुष का सारा जीवन मजदूरों के हक में बीता। तो बच्चों कार्ल मार्क्स था, उसका सारा जीवन मजदूरों के हक के लिए लड़ाई लड़ते हुए ही समाप्त हो चुका था। बाल गोविंद भक्त कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो बच्चों जो बाल गोविंद भक्त थे वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो बच्चों खजड़ी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। गोपियों ने उद्धव के योग साधना की तुलना किसके साथ की है। बच्चों यहाँ पर हमें बताना है कि जो गोपी थी गोपियों ने उद्धव की तुलना किसके साथ की थी। तो बच्चों उन्होंने कड़वी ककड़ी से की है। अगला है बच्चों, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो परशुराम ने अनेक बार भूमि को क्षत्रियों से विहीन कर किसे प्रदान की थी। तो बच्चों इसकी बात करें तो ब्राह्मणों को प्रदान की थी। कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने जीवन के किस पक्ष का उल्लेख किया है। तो बच्चों दुखद पक्ष का उल्लेख किया है। बादल अपनी गर्जना से किसे घेरा रहते हैं। तो बच्चों वो आकाश को घेरे रहते हैं। बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर बच्चे ने किसे चिढ़ाया था। तो यानी बच्चों ने किसको यह कहकर चिढ़ाया था। तो बच्चों उन्होंने मूसन को यह कहकर चिढ़ाया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंदना एक तरफ, इसको देखकर लेखिका ने ऐसा कहा था। तो बच्चों आदिवासी युवतियों के परिश्रम को देखकर लेखिका ने ऐसा कहा था। पत्थर पर छपी मानव आकृति की छाया को देखकर कैसा लगा। तो बच्चों उसको धक्का लगा था। अगला है हिंदी में प्रचलित उपसर्गों में मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। तो इनको हमेशा 3 भागों में बांटा गया है, यानी जो इनके प्रकार होंगे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा, अनुमति और प्रार्थना आदि के लिए किया जाता है वो क्या कहलाते हैं। बच्चों जो आज्ञार्थक शब्द कहलाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आज्ञार्थक क्रिया कहलाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आज्ञार्थक क्रिया। अगला है जो विशेषण संज्ञा का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, तो वो संख्यावाचक कहलाते हैं। क्या हो जाएंगे, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण इसका सही आंसर होगा। अगला है जिस सर्वनाम का प्रयोग के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न के लिए किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। चलो अगला हमारे पास एक गद्यांश दे रखा है, यानी ये हमारा एक पठित गद्यांश है जिसको पढ़ करके हमें नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं उनके उत्तर देने हैं। टोटल हमें 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन बच्चों हमारा 1 नंबर का होने वाला है। चलो पढ़ लेते हैं। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश की उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं, न अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मुदिम बनाते हैं। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता रहता है।
अगला बच्चों एक लाइन और दे रखी है, झुंड में चलना और झुंड में चरना यह भैंस और भेड़ का काम है, सिंह तो बिल्कुल अकेला होने पर ही मगन रहता है। तो बच्चों यहाँ पर जो एक हमें गद्यांश दे रखा था ये हमारा अपठित था, यानी हमारी बुक के बाहर से लिया गया है। इसके अंदर जो मनुष्य है उसके साहस के बारे में उसकी विशेषता बताई गई है कि साहस किस प्रकार का होना चाहिए और क्या क्या उसकी विशेषताएं होती है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, तो बच्चों यहाँ पर हमें साहसी मनुष्य और साहस का महत्व बताया गया है। तो बच्चों इसका उचित शीर्षक क्या हो जाएगा, साहसी मनुष्य और साहस का महत्व। सबसे बड़ी जिंदगी किसकी होती है, तो बच्चों सबसे बड़ी जिंदगी साहसी मनुष्य की होती है, जिसके अंदर साहस होता है उसकी जिंदगी को सबसे अच्छा माना गया है। दुनिया की असली ताकत कौन है, तो दुनिया की असली ताकत साहसी व्यक्ति होता है। कौन झुंड में नहीं चलता, तो सिंह झुंड में कभी भी नहीं चलता। तो बच्चों ये लास्ट की लाइन थी, इसमें यही बताया गया था कि जो डरपोक होता है वो क्या चलता है, झुंड में चलता है। तो यहाँ पर भैंस और भेड़ की हमें तुलना करके बताया गया था, जबकि जो सिंह होता है वो अकेला ही चलता है। अगला है साहस करने वाले लोग क्या करते हैं, तो साहस करने वाले लोग क्या करते हैं बच्चों, हमेशा क्रांति करते हैं। अगला है कायरता शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर साहस हो जाएगा। कायर का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर साहस हो जाएगा। चलो अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों इससे पहले हमें गद्यांश था, ये हमारा एक पद्यांश है जिसको पढ़ करके हमें नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो अरुण यह मधुमेह देश हमारा है, यहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा है। सरस तामरस कर्ब विदा पर नाच रही तरुषिका मनोहर, चिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुंगुम सारा। लघु सूर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड नीड निज प्यारा। बरसाती आंखों के बादल बनते यहाँ भरे, करुणा जल लहरें टकराती अनंत की। पाकर यहाँ किनारा हम हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती डुलकाती सुख मेरे। मंदिर उगते रहते जग जब जग कर रजनी भर तारा। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक हमें बताना है। तो चलो बच्चों एक एक करके इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। इसका जो उचित शीर्षक होगा, मधुमेह देश हमारा, भारत का प्राकृतिक सौंदर्य या प्यारा भारतवर्ष। कवि ने अपने देश की क्या विशेषता बताई है, तो हमारा देश भारत अति सुंदर, करुणाशील है, अतिथि देवो भव की परंपरा निभाता है, यानी जितने भी अतिथि हैं उनको हम भगवान की तरह पूजते हैं। अगला है हेम कुंभ ले उषा सवेरे, पंक्ति का आशय है। तो हमारे देश में सोने के घड़े रूपी सूर्य का प्रातःकाल में उदय हो, जो कि आशाओं का संचार करता है। बरसाती आंखों के बादल पंक्ति में भारत की किस विशेषता को बताया गया है, तो भारत के व्यक्ति दूसरे देशों को दूसरों के दुखों को देखकर संवेदनशील होते हैं और दया करते हैं। अगला है बच्चों, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, पंक्ति का आशय है तो भारत में संपूर्ण विश्व के व्यक्ति आते हैं, उन्हें यहाँ आकर सहारा मिल जाता है। तो भारत में कैसी हवाएं चलती है, तो भारत में मलयाचल पर्वत से शीतल हवाएं चलती है जो वर्षा करके हमें सहारा प्रदान करती है। चलो बच्चों ये हमारा एक पद्यांश था जो अपठित था। चलो अब हम इसके जितने भी प्रश्न हैं उनको भी एक एक करके हल करने का प्रयास करते हैं। अब हमारा जो खंड ब है, तो बच्चों यहाँ पर लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न हमारा यहाँ पर जो उसका वेटेज होने वाला है वो बच्चों 2 नंबर का होने वाला है। पहला सवाल है, लेखिका को देश चिंतक बनाने में आप किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों मानते हैं। तो यहाँ पर हमें बच्चों बताना है। तो लेखिका को देश चिंतक बनाने के मामले में उसके पिता की भूमिका को ही महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि उन्होंने ही उसे रसोई घर से हटाकर घर में होने वाले राजनीतिक संगोष्ठियों में उठना बैठना सिखाया, देश की गतिविधियों की जानकारी हुई। आज का आदमी भावनाओं से जुड़ने के बजाय औपचारिकता निभाने में ही विश्वास करता है। कत्ते को लखनवी अंदाज कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो लखनवी अंदाज कहानी के नवाब साहब ने कुछ सोचकर बातचीत प्रारंभ करने की दृष्टि से लेखक से कहा, आदाब अर्ज जनाब, हीरे का शौक फरमाइए। यह सुनकर लेखक ने कहा कि शुक्रिया किबला शौक फरमाइए। इस प्रकार दोनों के कथनों से औपचारिकता निर्वहन की स्पष्ट होता है। फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है, तो इसे कवि ये व्यक्त करना चाहता है कि फसल को उगाने में मानव के हाथों का स्नेहिल श्रम लगा है, क्योंकि जब किसान और मजदूर अपने हाथों से श्रम करके फसल को उगाते और बढ़ाते हैं तभी फसल तैयार होती है। फसल का फूलना,
फलना फूलना ही किसानों के श्रम की गरिमा और महिमा है, जिसके कारण फसलें बढ़कर तैयार होती है। संगतकार का मुख्य धर्म क्या है? तो संगतकार का मुख्य धर्म है कि वह गायक को महत्व दे, उसकी मान प्रतिष्ठा को स्थापित करे, सच्चे मन से उसकी शागिर्दी की स्वीकार करे और उसकी आवाज़ को हर स्थिति में बदल दे, अपनी आवाज़ को उसकी आवाज़ से ऊंचे न होने दे। अपने विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर खिसकना क्यों भूल जाता है? तो यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि बच्चों को खेलने में अपार आनंद की अनुभूति होती है, वह खेल में भूख प्यास भी भूल जाता है। लेखक जब मैया के द्वारा बालों में तेल डालने तथा गूंथने और काला टीका लगाने पर बाल इच्छा के विपरीत सिसकने लगता है और सिसकते हुए जब बाहर आता है तब बाहर खड़े अपने साथियों को देखकर उसे खेलने की याद और उसे आनंद की अनुभूति होने लगती है, इसलिए वह सिसकना भूल जाता है। अगला है साना साना हाथ जोड़ी, यात्रा वृत्त के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कटाऊ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। तो बच्चों इसका आंसर होगा कटाऊ प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। कटाऊ में ही स्विट्जरलैंड की भांति बर्फ से ढके पहाड़ है। यहाँ की प्रकृति बेहद शांत और सुरम्य है। यहाँ धुंध व बारिश के नज़ारे हैं। प्रकृति की जो वास्तविक अनुभूति है वह कटाऊ में ही संभव है। कटाऊ ऊंचाई पर वह बर्फ से ढका होने के कारण लेखिका की सहेली मणि ने इसे हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड बताया है। ठग सा रह जाना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्यों में प्रयोग करना है। तो ठग सा रह जाना बच्चों यानी चकित रह जाना। दिव्यांशी के योग्यता सूची में प्रथम आने पर प्रियांशी ठगी सी रह गई, यानी उसके प्रथम आने पर वो क्या हो गई, आश्चर्यचकित हो गई कि ये इतने आगे कैसे आ चुकी थी। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारा जो खंड स है जिसके अंदर हमें एक पद्यांश और एक गद्यांश दिया जाएगा, जिसको पढ़ करके हमें इसके नीचे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी का हमें आंसर करना है। चलो बच्चों एक एक करके सभी को हम देख लेते हैं। तो हमारा ये एक गद्यांश है, सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस का ठगे बहुत से चश्मे लिए हुए अभी अभी एक गली से निकला था और एक बंद दुकान के सहारे अपने बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगाना है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इस वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि वह अब इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर एक हमें गद्यांश दिया गया था चश्मे वाले के ऊपर जो हमारा पाठ है उसके आधार पर अब हमें इसके जो प्रश्न है उनको उत्तर देना है। तो पान वाला क्या कह रहा था? पान वाला देशभक्त का मजाक उड़ा रहा था। देशभक्त किसे कहा गया है? तो सच्चे देशभक्त दिव्यांग चश्मे वाले को कहा गया है। हालदार साहब अवाक क्यों रह गए थे? तो कैप्टन चश्मे वाला बूढ़ा दुबला पतला दिव्यांग, सिर पर गांधी टोपी आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए आ रहा था, उसे देखकर वह अवाक रह गए थे। हालदार साहब ने कैप्टन को बेचारा क्यों कहा था? वह असमर्थ दिखाई दे रहा था, उसके पास दुकान भी नहीं है, फेरी लगाकर चश्मे बेचता है, इसलिए बेचारा कहा गया है। तो बच्चों ये हमारा गद्यांश था जो हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। इसका जो दूसरा प्रश्न है वो भी अथवा का है। काशी आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात यह है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसे लय और सुर की तमीज सिखाने वाला नायक हीरा रहा है, जो हमेशा से ही दो कौमों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत वह संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं बल्कि अपने आगे यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए खान साहब की सबसे बड़ी देन यह है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता एवं एकाधिकार से सीखने की जिजीविक्षा को अपने भीतर जिंदा रखा। तो बच्चों ये हमारा जो सेनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां उनके बारे में था। अब हमें इसके प्रश्न देख लेते हैं। बिस्मिल्लाह खां को कैसे भारत रत्न कहा गया है? तो बिस्मिल्लाह खां को लय और सुर की तमीज सिखाने वाला नायक कहा गया है। दो कौमों को हमेशा एक होने पर परस्पर भाईचारे के व्यवहार की प्रेरणा कौन देता है? तो सेनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां परस्पर भाईचारे की प्रेरणा देते रहे हैं।
किसके लिए खान साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे? तो खान साहब अपनी अजय संगीत साधना के लिए हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। खान साहब की मूल विशेषता क्या है? तो उन्होंने जीवन पर्यंत संगीत की संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा है। तो बच्चों ये हमारा एक गद्यांश था जो हमारी पाठ्य पुस्तक से पूछा गया था। अब हमें एक पद्यांश दिया गया जाएगा, उसको हमें पढ़ करके निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाबू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति हु न दोसु मनि, मुनि बिनु कुछ काज करिए कत रोसु, बोलो चिते परसों की ओरा, रे सट स्नेही स्वभाव न मोरा, बालकू बोली बदो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देव वह दिंदी, सहसा बाहुभुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा, मात्र पितही जनी सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भ निह के अभग दलन, परशु मोर अति घोर। परशुराम के क्रोध पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? तो लक्ष्मण ने व्यंग्य भरे शब्दों में परशुराम से कहा, हे मुनि, हमारे दृष्टिकोण से सब धनुष समान ही है, फिर यह शिव धनुष पुराना ही था, इसे तोड़ने से क्या लाभ हानि होने वाली थी। परशुराम ने लक्ष्मण को क्या चेतावनी दी? तो परशुराम ने लक्ष्मण को चेतावनी देते हुए कहा कि तू ऐसा काम मत कर जिससे तेरे माता पिता को तेरी मृत्यु का दारुण दुख झेलना पड़े। परशुराम ने अपने पराक्रम की प्रशंसा किस प्रकार की? तो परशुराम ने कहा कि वह केवल जप तप करने वाले सामान्य मुनि नहीं हैं, वह बाल ब्रह्मचारी और बड़े क्रोधी हैं, उन्हें क्षत्रियों के शत्रु के रूप में जाना जाता है। परशु मोर अति घोर का आश्रय क्या है? तो परशुराम अपने फरसे की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि उनका फरसा बड़ा भयंकर है, इसी से सास बहू की भुजाओं को काट डाला था, इसके ध्यान मात्र से स्त्रियों के गर्भ के नष्ट हो जाते हैं। अगला बच्चों अथवा के अंदर भी हमें एक पद्यांश पूछा गया, पढ़ लेते हैं। विकल विकल उमनन थे उन्मन, विश्व के निदाग से सकल जन, गाये अज्ञात दिशा में अनंत के गण, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कवि ने यह कविता बादल को ही संबोधित क्यों की है? तो बच्चों कवि बादल कवि का प्रिय विषय है, इसलिए वह बादलों को क्रांति का प्रतीक मानता है। इसके साथ ही बादल जन आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम है, इसलिए कवि ने बादलों को ही संबोधित किया है। निदाग शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रतीकात्मक भाव को स्पष्ट कीजिए। तो निदाग शब्द का तात्पर्य भीषण गर्मी से है। कवि ने इसका प्रतीकात्मक भाव सांस्कृतिक कष्टों के संदर्भ में लिया है, क्योंकि इस अर्थ में बादल भीषण गर्मी से मुक्ति का माध्यम जो दूसरी ओर क्रांति के अग्रदूत युवाओं का दल जो कि सांसारिक कष्टों का निवारण करेगा। कवि बादलों से बरसने का अनुरोध क्यों कर रहे हैं? तो कवि बादलों से तीव्रता के साथ बरसने का अनुरोध कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी की बढ़ती हुई तपन से समस्त संसार के प्राणी व्याकुल व बेचैन हैं। जब बादल मूसलाधार बारिश करेंगे तब ही पृथ्वी की उष्णता कम होगी और सांसारिक प्राणियों को राहत मिलेगी। तप्त धरा का सांस्कृतिक अर्थ क्या है? तो बच्चों यहाँ पर तप्त धरा का शाब्दिक अर्थ है गर्मी से तपती हुई धरती। कवि के इसका सांकेतिक अर्थ दुख से पीड़ित धरती के रूप में व्यक्त किया है। अगला सवाल है बच्चों इसका, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 14 में आषाढ़ मास में भगत जी के संगीत के जादू से लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? अथवा का प्रश्न है, लेखक बदंत आनंद कौशल्यानंद के निबंध संस्कृति का मूल प्रतिगाद व्यक्त कीजिए। तो बच्चों आषाढ़ की रिमझिम बारिश में भगत जी का कष्ट एक एक शब्द को संगीत के जीने का चढ़ाकर कुछ तो ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाते लगती है, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। यह उनके संगीत का जादू है। अथवा का प्रश्न है, भगत आनंद कौशल्यानंद के निबंध संस्कृति में सभ्यता और संस्कृति जैसे प्रश्नों की व्याख्या विभिन्न उदाहरणों द्वारा व्यक्त की गई है। लेखक ने बताया कि अग्नि और सुई धागे का आविष्कार करने वाला प्रथम संस्कृत व्यक्ति था, जिस योग्यता, प्रवृत्ति और प्रेरणा के बल पर
अग्नि व सुई धागे का आविष्कार हुआ वह संस्कृति है। जो वस्तु उसने स्वयं तथा दूसरों के प्रयोग के लिए आविष्कृत की वह सभ्यता है। पूर्वजों द्वारा खोज की गई वस्तु का ज्ञान उसकी संतान को सहज ही प्राप्त हो जाता है तो वे संस्कृत व्यक्ति न कहलाकर सभ्य कहलाएंगे। लेखक का मानना है कि मानव संस्कृति को बांटा नहीं जा सकता, उसे कल्याण के लिए ही, इसमें कल्याणी क्या है, स्थायी है। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, उद्धव द्वारा किए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया। अथवा का प्रश्न है आत्मकथा कविता के काव्य सौंदर्य को बताइए। तो श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर गोपियां यह सोचकर उनकी प्रतीक्षा कर रही थी कि देर सवेर कृष्ण लौटकर उनसे मिलने अवश्य आएंगे या फिर वे अपना प्रेम संदेश अवश्य भिजवाएंगे। इसी आशा के बल पर वे अपनी विरह व्यथा को सह रही थी, लेकिन जब प्रेम संदेश के स्थान पर उनके पास योग संदेश पहुंचा तो निश्चित ही उनकी विरह ज्वाला तीव्रता से भड़क उठी। उद्धव के योग संदेश ने उनकी विराग्नि में घी का काम डालना और उसे बढ़ा दिया। अथवा का प्रश्न था बच्चों जिसके अंदर हमें बोला गया है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता। आत्मकथ्य में जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी जीवन संवेदनाओं का यथार्थता से चित्रण किया। इनका जीवन अनेक व्यथाओं से ग्रसित था, फिर भी उन्होंने अपने साहित्य से सबको प्रश्न किया। लोगों ने उनकी साहित्य रूपी घाघर का रस पीकर उसे रिक्त किया। उन्होंने जीवन में जो सपने देखे थे वे भी समाप्त हो गए। इस कविता में करुण रस की प्रधानता है, प्रसाद गुण विद्यमान है। तुकांत वर्णिक छंदों का प्रयोग किया गया है। खिल खिला, आते आते, पुनरुक्ति, प्रकाश, अरुण, कंपोलों के रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। तत्सम तद्भव शब्दों की प्रधानता है। अगला क्वेश्चन है कवि नागार्जुन के व्यक्तित्व और कृतित्व के संक्षेप में वर्णन कीजिए। अथवा का प्रश्न है मनु भंडारी का व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो बच्चों एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है कवि नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम वेदनाथ मिश्र था। वे आधुनिक युग के जनवादी चेतना के प्रमुख कवि थे। इनकी कविताओं में प्रखर व्यंग्य भी था तथा लोकहित के प्रति रुझान भी है। शासन तंत्र की विसंगतियां, लोगों के अवसरवादी चेहरे तथा राजनीति की स्वार्थ भावनाओं को लक्ष्य करके इनके तीखे प्रखर व्यंग्य है। युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाले, तुमने कहा था, तालाब की मछलियां आदि इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। बल चलनमा, रति नाथ की चाची, कुंभी पाक, वरुण के बेटे आदि प्रमुख उपन्यास है। गुम्मकड़ प्रवृत्ति के नागार्जुन का देहांत सन 1998 में हुआ था। अगला प्रश्न है बच्चों जो अथवा का प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं। मनु भंडारी का जन्म 1931 में भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा राजस्थान के अजमेर में हुई। स्वतंत्रता हिंदी तथा साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर मनु भंडारी को कहा जाता है। इनकी कहानियां हो या उपन्यास उनमें भाषा और शिल्प की सादगी और प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख लेखिका की रचनाओं में स्त्री मन में जुड़ी अनुभूतियों को देखा जा सकता है। इन्होंने अनेक कहानियां, उपन्यास, आत्मकथ्य लिखा है। इनके अतिरिक्त उन्होंने फिल्म, टेलीविजन धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी हैं। इन्हें अनेक पुरस्कार भी दिए गए हैं। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 2021 को हो गई थी। तो बच्चों ये हमें दो कवि थे जिनके बारे में हमें वर्णन करना था। अगला है बच्चों खंड द जो हमारे निबंधात्मक प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होने वाला है। एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका हो सकती है। अथवा का प्रश्न है आप ताजुब करोगे इन पर रास्तों के बनाने में लोगों ने मौत को जुटलाया है। इस कथन के आलोक में पहाड़ी क्षेत्र में सड़क निर्माण में आने वाली बाधाओं पर प्रकाश डालिए। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में विज्ञान के आविष्कार का अणु व परमाणु बम का विस्फोट के दुरुपयोग का वर्णन किया गया है जो मानवता के लिए घातक है। एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में हमारी भूमिका यह है कि मैं विज्ञान के जिस यंत्र की बुराई के बारे में जानता हूं उसका उपयोग करने से या उससे दूर रहने का प्रयत्न करता हूं। जैसे मैं प्लास्टिक थैलियां तथा प्लास्टिक से संबंधित अन्य वस्तुओं का बिल्कुल उपयोग नहीं करता और न दूसरे को उपयोग करने की सलाह देता हूँ। फसलों में कीटनाशक तथा जहरीले रसायनों को छिड़कने की कभी भी कोशिश नहीं करता। भ्रूण हत्या जैसे दुष्कर्म कराने की भी कभी भी कोई सलाह नहीं देता। अथवा का है पहाड़ी क्षेत्र में सड़क बनने का काम अति कठिन होता है। इसके लिए पहले
डायनामाइट लगाकर चट्टानों को तोड़कर उन्हें छोटे छोटे पत्थरों में बदल दिया जाता है। फिर उन्हें लोहे के जाल पर लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्ते पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक हो जाने पर काम करने वाला आदमी अपनी जान गंवा बैठता है। इस साहस को देखकर लेखिका ने कहा कि इस रास्ते को बनाने में लोगों ने मौत को भी जुटलाया है। यानी जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पर जो रास्ता बनाना होता है बच्चों, वो बहुत ही कठिन होता है। निम्नलिखित विषय में से किसी एक पर हमें टोटल 4 दिए गए हैं, जिसमें से हमें किसी एक विषय पर क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पर निबंध लिखना है। चलो देख लेते हैं। अगर हमारा जो पहला टॉपिक है उसकी बात करें तो नैतिक शिक्षा की महती आवश्यकता प्रस्तावना। नैतिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, नैतिक शिक्षा के क्या क्या स्वरूप हैं और नैतिक शिक्षा की जो उपयोगिता है, और साथ में बच्चों उपसंहार। स्वस्थ जीवन सुख का आधार। प्रस्तावना हो जाएगा स्वास्थ्य पर आधारित भोजन, स्वास्थ्य कमजोर होने के कारण, स्वास्थ्य रक्षा के उपाय और उपसंहार। तीसरा था नखरालो राजस्थान। प्रस्तावना रंगीला राजस्थान, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की नखराली छटा और उपसंहार। राजस्थान में गहरा था जल संकट। प्रस्तावना जल संकट की स्थिति, जल संकट के कारण, जल संकट निवारण के उपाय और उपसंहार। तो बच्चों जो इसका पहला बिंदु था नैतिक शिक्षा की महती आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में हम निबंध देखेंगे। तो पहला पॉइंट है प्रस्तावना। नैतिक शिक्षा से अभिप्राय उन मूल्यों तथा गुणों और आस्थाओं की शिक्षा है जिन पर मानव की निजी और समाज की सर्वश्रेष्ठ समृद्धि निर्भर करती है। नैतिक शिक्षा व्यक्ति के आंतरिक सद्गुणों को विकसित एवं संपुष्ट करती है। इसलिए सद्गुणों के विकास का अर्थ है समग्र समाज का सुगम्य एवं सुसंस्कृत होना। नैतिक शिक्षा की आवश्यकता आधुनिक समय में मानव में मानवता की रक्षा के लिए नैतिक शिक्षा की आवश्यकता बढ़ गई है। सच्चाई, ईमानदारी, मानवीयता, बड़ों का सम्मान, माता पिता, गुरु और अतिथि को देवता मानने वाले मानवीय मूल्य पीछे छूटते गए हैं। आज वृद्धों की संख्या बढ़ती जा रही है। चारों ओर बढ़ता भ्रष्टाचार, मिलावट, लूट खपोट, रिश्वतखोरी आदि नैतिकता की कमी के कारण ही सर्वत्र व्याप्त है। नैतिकता के अभाव में लोगों में पारस्परिक सद्भाव, परोपकार एवं उदारता घट रही है। अतः समाज के नैतिक गुणों के विकास के लिए नैतिक शिक्षा का प्रसार करने की अत्यंत आवश्यकता है। नैतिक शिक्षा के स्वरूप। तो प्राचीन काल में हमारे देश में नैतिक शिक्षा पर बल दिया गया जाता था, जिसे उस समय विद्यार्थियों में नैतिक शिक्षा आदर्शों को अपनाने की होड़ लगी रहती थी। लेकिन परतंत्रता के कारण भारत नैतिक शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गया है। जब स्वतंत्र हुआ तब शिक्षा का स्वरूप पूरी तरह बदल गया। शिक्षा का उद्देश्य अर्थोपार्जन भर गया है, जिसके कारण मानवीय मूल्यों का ह्रास ही नहीं हुआ बल्कि चारित्रिक पतन भी हुआ। इसलिए भारतीय युवा पीढ़ी संस्कारहीन और कोरी भौतिकवादी रह गई है, जिससे कि समाज का राष्ट्र के अस्तित्व पर भी खतरा उत्पन्न हो गया है। नैतिक शिक्षा की उपयोगिता। अपने जीवन और समाज के जीवन को सुखी बनाने के लिए विद्यार्थियों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। नियम पालन को ही नैतिकता की शिक्षा की संज्ञा दी गई है। नैतिकता के अंतर्गत ईमानदारी, कर्तव्य पालन, सहानुभूति, परोपकार, आत्मत्याग आदि मानवीय गुण समाविष्ट हैं। इन मानवीय गुणों को अपनाकर विद्यार्थी अपने चरित्र एवं व्यक्तित्व का सुंदर निर्माण कर सकते हैं, अपने भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। अतएव प्रशस्य जीवन निर्माण के लिए नैतिक शिक्षा की विशेष उपयोगिता है। नैतिक शिक्षा से ही छात्र छात्राओं में देशभक्ति के अटूट भाव पलवित हो सकते हैं। उपसंहार। महात्मा गांधी जी कहा करते थे, स्कूल या कॉलेज पवित्रता का मंदिर होना चाहिए जहां कुछ भी अपवित्र या निष्कृष्ट न हो। स्कूल कॉलेज तो चरित्र निर्माण की शालाएं हैं। इस कथन का सारांश यह है कि नैतिक शिक्षा छात्र छात्राओं के लिए अनिवार्य है। इससे इनका सर्वांगीण विकास होगा, धार्मिक सहिष्णुता और विश्व बंधुता की भावना जागृत होगी। क्वेश्चन नंबर 19 है, आपका नाम गौरव है, अपने विद्यालय की टीम के कप्तान हैं। विद्यालय में अधिक खेल सामग्री मंगवाने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। यानी आपका नाम गौरव है, आपकी जो विद्यालय है उसके आप कप्तान हो। आपको विद्यालय में जो खेल सामग्री की आवश्यकता है उसके लिए आपको जो आपके प्रधानाचार्य हैं उनको एक पत्र लिखना है। स्वयं को आदर्श नगर बीकानेर का नीरव मानते हुए अशोक नगर निवासी अपने मित्र को बहन की शादी में बुलाने हेतु निमंत्रण पत्र लिखना है। यानी आप आदर्श नगर बीकानेर के नीरव कुमार है, अशोक नगर के जो निवासी आपका मित्र है उसकी बहन की शादी है, उसके लिए आपको एक पत्र लिखना है। तो बच्चों, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुर, खेल सामग्री मंगवाने के संबंध में निवेदन है कि हमारे विद्यालय में खेल सामग्री का नितांत अभाव है, जिसकी वजह से हम सभी विद्यार्थियों को असुविधा हो रही है। वॉलीबॉल, नेट, फुटबॉल तथा बैडमिंटन
रैकेट पुरानी तथा टूटी पड़ी है, जो थोड़ा बहुत ठीक है वह स्टोर में रखी है, जिसे भी नहीं दिया जाता है। इस कारण विद्यार्थियों की खेल गतिविधियां लगभग बंद हो गई है। अतः आपसे प्रार्थना है कि खेल संबंधी कठिनाइयों का निवारण करने एवं खेल सामग्री मंगवाने की कृपा करें। धन्यवाद। यहाँ पे हम डेट लिख देंगे, इधर जो बच्चे का नाम था प्रार्थी गौरव था उसके बारे में लिख देंगे, और कक्षा 10। अगला है बच्चों अथवा का प्रश्न था, जिसके अंदर आप 15 कल्याण कॉलोनी बीकानेर, यहाँ पे डेट लिख देंगे। प्रिय मित्र अभिषेक नमस्कार, आपको यह जानकर हर्ष होगा कि दिनांक 18 नवंबर को मेरी बहन अनीता का शुभ विवाह डॉक्टर शुभांशु भारद्वाज सुपुत्र श्री हिमांशु भारद्वाज क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सीकर के साथ होने जा रहा है। आपसे प्रार्थना है कि इस शुभ अवसर पर सपरिवार पधार कर नव परिणीत वर वधु को आशीर्वाद प्रदान करें। आप इस निमंत्रण को औपचारिक न समझे, आपको उक्त तिथि से एक दिन पूर्व अवश्य ही यहाँ पहुँचना चाहिए। आपको आ जाने से हमें उचित परामर्श एवं सहायता मिलेगी। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप भाभी जी के साथ अवश्य ही पधार कर हमें अनुग्रहित करेंगे। आपकी प्रतीक्षा में स्नेही मित्र नीरव। अगला बच्चों पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आपको 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन लिखना है। तो पर्यावरण सुरक्षा हमारी शान है, देता है सभी को जीवन दान, पर्यावरण ही जीवन है। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने में हम सभी नागरिकों का सहयोग वांछित है। कृपया ध्यान दें, अपने पड़ोस में गंदगी न फैलने दें, पराली एवं कूड़ा कचरा न जलाएं, जल व वायु को स्वच्छ रखें, हरी तीमा का रोपण एवं संरक्षण करें, स्वच्छ वायु पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए सदैव जागरूक रहिए, साथ ही स्वस्थ जीवन। अथवा का था अपने ग्राम प्रधान की ओर से स्वच्छता महाअभियान में सभी ग्रामवासियों को सम्मिलित होने के लिए ध्यानार्थ एक विज्ञापन लिखना है। यानी आपके गांव में जो गंदगी है उसके लिए आपको एक पत्र लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर विज्ञापन में हो जाएगा सफाई का अभियान, महाअभियान, सभी ग्रामवासी करें श्रमदान। भारत सरकार के स्वच्छता अभियान के अंतर्गत हमारे गांव में गांधी जयंती के एक सप्ताह तक सफाई का महाअभियान आयोजित किया जा रहा है। कृपया सभी ग्रामवासी सहयोग प्रदान करें तथा इस कार्य में श्रमदान द्वारा स्वच्छता अभियान को संपन्न बनाएं। स्वच्छ रहो, स्वस्थ रहो। तो बच्चों आज हमारा ये कक्षा 10 का हिंदी का अंतिम मॉडल पेपर यानी 9 था। आज हमारा जो हिंदी का डेस्क वर्क थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जो बाकी 5 विषय की डेस्क वर्क बची हुई है उनके बारे में पढ़ेंगे और उनको हल करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको हमारे वीडियो में कोई कमी हो तो आप हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। आगे आने वाली वीडियो में हम उस जो इश्यू आप बताओगे उसको अच्छा या सही करने का प्रयास जरूर करेंगे। थैंक यू।